हेलो क्लास 9। हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं अपना, वो हम लोगों का चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हम लोगों ने लास्ट टर्न पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, लीनियर मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था, और एप्लीकेशंस हम लोग ने इनर्शिया के एप्लीकेशंस के बारे में या टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था कि इनर्शिया क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ। ओके, ये इनर्शिया क्या होती है? वो थ्री टाइप्स की होती है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हम लोग ने हमने कई लास्ट क्लास पर हम लोग ने कई सारे एग्जांपल इस इनर्शिया पर बेस्ड किए थे। जैसे कि क्या है कि अगर चलती हुई ट्रेन या बस चलती हुई ट्रेन अचानक स्टॉप हो जाए, या कोई रेस्ट में कोई ट्रेन हो और अचानक वो चलने लगे। तो अब इसमें क्या है, अगर कोई ट्रेन रेस्ट में है और अचानक वो सडनली स्टार्ट, देन द पैसेंजर्स फॉलिंग बैकवर्ड्स। क्या होता है? बैकवर्ड साइड होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज द लोअर पार्ट इन कनेक्टेड टू द मोशन बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इन रेस्ट. Similarly, in any body in a continuous in uniform motion, but suddenly they will stop, the passengers falling forward direction, because this is the lower part in all body in motion, but lower body will come to rest when they suddenly stop the bus or train. Then the upper body in motion, then it go falling the forward direction. Similarly, in the डायरेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस किया था, और लीनियर मोमेंटम के बारे में। एक्चुअली लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इम्पैक्ट ऑफ मोशन। फिर हमने डिस्कस किया था मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू T इज इक्वल टू mv, या प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमारे जो आज के टॉपिक का नाम है, उसका क्या नाम है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to, it means change of momentum is directly proportional to applied force and takes place same direction. यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं, उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी भी क्या करे? डिस्प्लेस करे सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड फोर्स। दैट इज अगर मैं इसको जोड़ूं तो F मींस क्या है? F को मैं किससे शो कर रहा हूं? फोर्स से शो कर रहा हूं। और दिस इज डेल्टा P, दिस इज द डेल्टा P. व्हाट इज डेल्टा P? डेल्टा P इज चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज कब होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो अभी हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। आपने इस लॉ को क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, और आपने जानते होंगे यहाँ पे ये, और फिर हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला F इज इक्वल टू ma, वेयर F इज force, m is mass and a is acceleration. तो today we will drive the F is, हम लोग उसको ड्राइव करेंगे इस फॉर्मूले को। ओके बच्चों, तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम लोग इसके प्रूफ के इसमें चलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से। हम लोग इसके बारे में, इसके प्रूफ को यहां से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। दिस इज इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल, क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो मैथमेटिकल सेकंड फॉर्म क्या होता है? F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma होता है। तो ये कैसे आता है? वो कहीं और से नहीं आता, वो इसी लॉ से आता है। तो हम लोग अब इसको डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ओके बच्चों, तो हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास m है, एंड हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। हम लोग ने इसके पहले वाले चैप्टर में क्या किया था? हम लोग ने लास्ट टाइम पे इसके लास्ट वाले पे क्या डिस्कस किया था? हम लोग ने इसके लास्ट वाले टॉपिक में, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u, दिस इज। ओके बच्चों,
तो दिस इज इनर्शिया. let the body acted upon by some force F at time t. अगर टाइम t पे होता है then final velocity v in time t, यानी कि जितने टाइम में लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे. ओके बच्चों, यहां पे बैठो भी यार. ओके बच्चों, तो दिस इज यहां पर हो गया इन टाइम t. यहां पे हो गया, यहां पे यानी कि हम लोग यहां पर एक बॉडी है जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है. आफ्टर टाइम t, यानी कि मैंने उस पे किस बॉडी पे क्या लगाया, फोर्स अप्लाइड किया. आफ्टर टाइम t तो चेंज द वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी भी इन टाइम t. तो नाउ इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी. तो बॉडी का मास तो सेम है, तो क्या हो जाएगा mu. इसी तरह क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम. तो फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा mv. तो यहां पे देखो इनिशियल वेलोसिटी, तो उसी तरह क्या हो गया इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम. ओके बच्चों, तो ये इनिशियल में तो चेंज इन मोमेंटम, change in momentum in time t. तो इस मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो हम लोग चेंज इन मोमेंटम को हम लोग ने मैंने डिस्कस किया. चेंज इन मोमेंटम को हम लोग डिस्कस हुआ, दिस इज कॉल्ड डेल्टा p. तो डेल्टा p इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ओके बच्चों, इनिशियल में तो क्या हो जाएगा mv माइनस mu, m कॉमन हो जाएगा mv माइनस u. तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ था, क्या बोले हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ जो क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में डिस्कस करना है. तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t. एक्चुअल में रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में. तो क्या हो जाएगा mv माइनस u अपॉन t. ओके, और हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर था मोशन में, हम लोगों ने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ. हम लोगों का जो इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at. तो वहां से a की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, v माइनस u. तो एक्चुअल में वी नो दैट v माइनस u अपॉन t, दिस इज द फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से ये होती है. तो अब हम लोग इसको यहां से क्या कर दें, सॉल्व कर लें. तो क्या हो जाएगा, दिस इज v माइनस u. तो यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, यानी क्या हो जाएगा यहां से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो यानी देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली दिस इज इक्वल टू ma. इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, यानी कि मैंने इस जगह पे क्या पुट कर दिया a. तो यहां पर यह आ गया. अब हम लोग क्या आ जाते हैं, डेफिनेशन से आ जाते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना. तो दिस इज, इसका मतलब क्या हो गया, f
दिस इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ऑल ऑफ यू नो दैट कि जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जब वो सिंबल हटता है, ये क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब ये सिंबल क्या होगा, हटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो एक्चुअल में तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो एक्चुअल में f और डेल्टा p अपॉन डेल्टा t की वैल्यू हम लोग पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ma या f इज इक्वल टू kma, वेयर क्या है, k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी, ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो अब हम लोग यहां पे f इक्वल टू क्या आ गया, तो अगर हम लोग चूज करें, इफ द बॉडी हैविंग एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर मैं एक्सेलरेशन को इतना कंसीडर करता हूं 1 मीटर पर स्क्वायर एंड मास m इज इक्वल टू यूनिट मास, और ये भी इसी को भी हम यूनिट मास अगर मैं कंसीडर कर लूं, यूनिट एक्सेलरेशन कंसीडर, देयरफॉर f इज इक्वल टू, यहां पर अगर मैं कंसीडर कर लूं यहां पर और फोर्स को भी, एंड f इज इक्वल टू यूनिट, देन 1 इज इक्वल टू k इज इक्वल 1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब अगर मैं क्या कर दूं, यानी कि हर चीज को मैं यहाँ पे यूनिट फोर्स ले लूं, यूनिट मास ले लूं, यूनिट एक्सेलरेशन, तब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब इस 1 की वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पर, तो देयरफॉर पुट द वैल्यू ऑफ k, तो यहाँ क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू ma। तो दिस इज क्या है, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म f इज इक्वल टू ma, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। बट योर क्वेश्चन इज सपोज दैट दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो दैट इज, दिस इज f इज इक्वल टू ma। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म, या फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ। अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, यहां से हम लोग अभी तक हम लोग फोर्स के बारे में, फोर्स ये तो मैंने बता दिया था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स एक होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। तो अगर मैं यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस करता हूं, यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में, तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा F इज इक्वल टू ma, राइट। तो मास की यूनिट यहां से, मास का क्या होता है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी कैसी यूनिट है, ये इसकी यूनिट, इस यूनिट को बोलते हैं एमकेएस। इसकी कैसी यूनिट है ये, एमकेएस, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। तो दिस इज द एमकेएस सिस्टम, यानी कि हमारे फिजिक्स में यूनिट को मेजर करने के लिए कई सिस्टम्स हैं जो आप क्लास 11th में आगे पढ़ेंगे। बट इन दिस चैप्टर या इन दिस क्लास यू डिस्कस ओनली द एमकेएस, सीजीएस एंड एसआई सिस्टम। तो एमकेएस का मतलब हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो व्हेन वी डिस्कस द फोर्स को हम एमकेएस में, तो एमकेएस की यूनिट कितनी होती है, किलोग्राम मीटर पर एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्या है, एसआई यूनिट को बोलते हैं न्यूटन, या शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एन, यानी फोर्स कितना है, इतना न्यूटन है। ओके बच्चों, तो यहां से ये तो यूनिट इसके बारे में डिस्कस हो गया, यहां से कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो अगर मैं इसको, अगर मैं इसका कोरिलेशन करूं यहां से, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू
1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, तो अगर मैं यहां से डिस्कस करूं, यहां पे इफ m इज इक्वल टू 1 kg एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then f is equal to 1 kilogram, this is equal to f is equal to 1 न्यूटन। तब इसको हम क्या करेंगे 1 न्यूटन, तो यहां से 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या हुई, 1 न्यूटन 1 न्यूटन is that force, 1 न्यूटन is that force which produces an acceleration 1 meter per second square on a body of mass 1 kg, of a body of mass 1 kg। ओके बच्चों, तो ये क्या एग्जाम में अक्सर ये हम लोग ये जैसे क्वेश्चन कि डिफाइन 1 न्यूटन, तो अगर हमें न्यूटन को डिफाइन करना है तो एक्चुअल में क्या होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं क्या कर दूं मास इक्वल टू 1 kg और a इज इक्वल टू 1, देन f इज इक्वल टू 1 न्यूटन। देयरफॉर 1 न्यूटन इज दैट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन दिस। तो ये हमारा रहा। तो अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे सीजीएस यूनिट के बारे में। किसके बाद डिस्कस करेंगे सीजीएस यूनिट के बारे में। नाउ सीजीएस यूनिट, सीजीएस सी फॉर सेंटीमीटर, किसका हो गया सेंटीमीटर होता है, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो 1 न्यूटन, अभी हम लोग ने कहा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है 1 किलोग्राम मत 1, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 केजी में कितने ग्राम, तो 1000 ग्राम, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ग्राम्स। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है इसलिए 10 की पावर 3, यहाँ 2 जीरो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब सेकंड को हमें चेंज नहीं करना, तो देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या करेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 केजी की जगह क्या पुट कर दें 1 केजी की जगह कितना हो जाएगा 1000 या 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 ग्राम, और यहां पे क्या हो जाएगा मीटर की जगह आ जाएगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और वहां पे कितना हो जाएगा सेकंड। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो देखो यहां बेस, जब व्हेन द बेस इज सेम, जब इसको बोलते हैं बेस सेम, देन द पावर विल बी ऐड कर जाता है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस इज 10 की पावर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर, और इसको हम लोग बोलते हैं 10 की पावर 5 डाइन, यानी कि सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। तो एक्चुअल में जो डाइन होता है 1 डाइन इज इक्वल टू 1 डाइन इज इक्वल टू क्या हो गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया इस ग्राम पर सेंटीमीटर की जगह क्या रख दिया डाइन। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है डाइन। ओके बच्चों, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एग्जाम से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ से डिस्कस किए जाते हैं। अब हम लोग इसके जो हम लोग ने न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कोई एक इसका एक्चुअल में जितना भी कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं
इसका कुछ ना कोई एप्लीकेशंस है, और विदाउट एप्लीकेशन फिजिक्स में कुछ भी नहीं होता। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर अगर न्यूटन सेकंड लॉ की बात करूं इसका डेली लाइफ में, तो इसके डेली लाइफ में एक क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल। एक क्रिकेट प्लेयर क्या करता है, जब वो अगर क्या करता है बॉल को कैच करता है तो अपने हैंड को क्या करता है, पीछे की ओर बैक करता है। व्हाई वो क्या कर सकता है, वो अपने हैंड को क्या करता है, आगे करके भी कर सकता है। पर अगर वो क्या करता, अगर आगे करके करेगा तो जो बॉल जो आ रही है उसका क्या होगा, इंपैक्ट ऑफ मोशन, यानी उसका मोमेंटम क्या होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। और यू नो दैट दिस इज, यहां से क्या होता है, दिस इज मोमेंटम इज इक्वल टू p इज इक्वल टू, दिस इज, यहां पे हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया था कि F इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इनटू डेल्टा t। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर प्लेयर क्या करता है, अगर मैं यहां पे ले लूंगा तो उसका फोर्स ज्यादा होता है, तो वो क्या करता है, टाइम को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, अपने हैंड को बैक कर देता है। जब वो अपने हैंड को बैक साइड करता है तो उसका मोमेंटम, टाइम क्या हो जाता है, टाइम इंक्रीज कर जाता है, टाइम इंक्रीजेस when the player backwards in hands, then the time will be increased। जब टाइम इंक्रीज कर जाता है then momentum will be decreased, then momentum क्या हो जाता है, उसका जो impact of motion हो जाता है, impact of motion will be decreased, यानी that is impact of motion will be decreased, impact of motion will be decreased, तो ये डिक्रीज कर जाता है। तो that is the example of Newton's second law of motion, कि हम लोग कहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे डिस्कस किया। आपने और कुछ भी देखा होगा कि जब क्या कहते हैं हम लोग कोई डेलिकेट या कोई ग्लास की कोई चीज हम लोग कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो क्या करते हैं उसको बहुत अच्छे से पैकिंग की जाती है। पैकिंग करने का मतलब क्या होता है, इसकी उसका टाइम क्या कहते हैं, जीरो कर देते हैं, क्योंकि रास्ते में अगर वो क्या हो, अगर वो थोड़ा सा हिले डुले तो हिले डुले पे टूट जाएगा, तो हम लोग उसके टाइम को जीरो कर देते हैं। तो टाइम को जीरो करने से भी मोमेंटम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि अगर मैं टाइम जीरो कर दूंगा तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये आज न्यूटन सेकंड लॉ लीनियर मोमेंटम के बारे में समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो प्लीज अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालिए। कोई भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ना रहा हो तो न्यूमेरिकल मुझको वहां पर डिस्कस करिए उस जगह पे। ओके, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, और उसमें जो सब्सक्राइब करने के बाद उसमें बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल जाए। थैंक यू।